दोस्तों अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या डिटेल्स हैं, सबसे पहले तो बता दूं, यहाँ पे डेली फ्री लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस डेली चलती हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। साथ ही साथ एसएसबी प्रिपरेशन कराई जाती है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे अवेलेबल है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल है। आगे अगर बात करूं तो ऑफर्स भी हैं अभी। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप एनडीए के लिए लेते हो तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ एक्सटेंशन यानी 2 मंथ एक्सटेंड होगा, और 24 मंथ यानी 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप 12 महीने का लेते हो तो आपको 12 महीने की एसएसबी सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगी। 10 से 30 सितंबर के बीच में यह ऑफर आपके लिए है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। और अगर मैं बात करूं तो अब कैटेगरीज भी अलग अलग हो गई हैं। एनडीए अलग हो चुकी है, साथ ही साथ एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी एंड कोस्ट गार्ड को अलग कर दिया गया है, तो ये आपके लिए और ज्यादा बेस्ट है। प्राइस हाइक भी होने वाली है एनडीए कैटेगरी में, तो आप अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब बात करूं अगर बैच कोर्सेज की, तो ये गरुड़ एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए बैच कोर्स है। इसमें आप इनरोल कर सकते हो एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो। और खास बात यह है कि 1000+ स्टूडेंट्स ने क्लियर कराया एग्जामिनेशन अनअकैडमी यूज करके। साथ ही साथ अगर बात करूं लक्ष्य एनडीए 2 की, तो ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है जिसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। 22 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है और 1500+ स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर करा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से। ये सबसे बड़ी बात है। लेना कैसे है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लेना कि आप कितने मंथ का लोगे। यहां पे मेरा कोड डाल देना AB Study 10, मेरा कोड है AB Study 10। यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट के साथ सारा आपके सामने दिख जाएगा, और उसके बाद सिलेक्ट करना, प्रोसीड टू पे करना, पेमेंट करना, और सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा। तो जाओ फायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। तो जस्ट कैसे हो, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो अभी मैक्स 10 दिनों का टाइम है आपके एग्जामिनेशन में, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी एंड डीबी एग्जाम 2021 है। उसके लिए आप लोगों की एग्जामिनेशन सिटी और एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है। तो उसी के लिए मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया था कि प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन प्रैक्टिस सेट्स में। पहला सेट आप लोगों के लिए जिसमें जीके एंड जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। सभी सवालों को ध्यान से आप लोग देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रट जाओ इन सवालों को, या फिर ऐसे याद करो कि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है। एक और चीज आपको बता दूं कि कल आप लोगों को एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें कि जीके भी होगी, जीएस भी होगी, साथ ही साथ आपका रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, जो कि सब्जेक्ट आपके नाविक, जीडी, डीबी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सब होंगे। तो उसके लिए कल आपको मिलेगा पीडीएफ। अगर आप इन सब का लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाओ ज्वाइन करो और पीडीएफ ले लो। ठीक है। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग। कल से और कंटिन्यू होगा, इसमें और सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहां पे आप लोगों के लिए पहला सवाल, अपना स्कोर कमेंट जरूर करना, अपने से खुद से करने की कोशिश करना। पहला सवाल, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से। एक और चीज बता दूं, ये सवाल मैंने कराया हुआ है, और बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, दैट इज वाई एक बार फिर से ये वीडियो आप लोगों के लिए डालनी पड़ी है। इसमें से कुछ सवालों को डालना पड़ रहा है कि आप ये सवालों को देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ द नेम भरत इज रिलेटेड टू विच मैजेस्टिक किंग ऑफ एंशिएंट टाइम। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की जो उत्पत्ति पड़ी है भरत चक्रवर्ती के नाम से। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक बहुत ही प्रतापी राजा थे एंशिएंट टाइम में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज आपको बता दूं कि जो हम इंडिया बोलते हैं ना, यानी हमारे भारत का नाम एक इंडिया भी है, इंग्लिश नेम, इसकी जो है ये सिंधु शब्द से हुई है। इंडिया की जो उत्पत्ति हुई है ये सिंधु वर्ड से हुई है। तो अगर इंडिया की उत्पत्ति का पूछा जाएगा तो आप सिंधु वर्ड बताइएगा, और अगर आपको पूछा जाएगा कि जो हिंदी में यानी भारत का नाम पड़ा है तो वो भरत चक्रवर्ती बताइएगा। ठीक है। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट अनअकैडमी पे भी मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर चेक करो। वहां पे भी प्रैक्टिस सेट और बाकी सब मिल रहा है, तो वहां से भी आप लाइव क्लासेस देख सकते हो। और कोड अगर पूछा जाए तो AB Study 10 डाल देना। चलिए, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास।
मद्रास यानी कि चेन्नई, चेन्नई को पहले मद्रास बोला जाता था। अब यार ध्यान से समझ लेना कि अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, दो ऑप्शन सेम है क्योंकि दोनों बड़े हैं अगर मुंबई दिल्ली की बात की जाए तो, लेकिन अगर बात की जाएगी आपका जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग तो मुंबई बड़ी है। याद रखिएगा मुंबई जो है हमारी आर्थिक यानी इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट लोग यहीं पे हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब यहां पे भी डाउट वाला सवाल है, मैंने एक सवाल को लिया है ताकि दो सवाल कवर अप हो जाए। तो अगर आपको पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्या एरिया, तो वो आप बता दीजिएगा राजस्थान। दोनों याद रहेगा, अगर एरिया की बात होगी तो राजस्थान, अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात होगी तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वहां की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की वहीं बात करें तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और यहां के गवर्नर कौन है? यहाँ के कलराज मिश्र गवर्नर हैं। और यहाँ की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, गुलाबी शहर, गुलाबी नगरी। उत्तर प्रदेश जो है वहां की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर बोलते हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा सवालों को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28, 29, 36 और 15। क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल 2525 कितना? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल 2525 किलोमीटर है। याद रख लीजिएगा, ये बांग्लादेश को मिला करके, और सिर्फ अगर इंडिया की बात की जाएगी तो 2510 किलोमीटर है। ठीक है, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा और चंबल। ये तो इजी वन है, इसको सिंपल सा टिक कर दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी है। और गंगा नदी पहली नदी थी जिसे भारत में एक जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट टावर ऑफ इंडिया? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, सॉरी बी हो जाएगा सही जवाब, जो कि कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है ये भारत की सबसे जो है ऊंची मीनार है। इसकी हाइट टोटल है 72.5 मीटर्स। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्टार्टिंग कराई थी, यानी बनाने की शुरुआत, और उसका जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, उसने इसका जो है पूरा कंप्लीट कराया था 1211 में। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में है। और चार मीनार हैदराबाद में है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भाखड़ा, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध और नागार्जुन सागर बांध। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हीराकुंड बांध पहला भारत का सबसे लंबा बांध है, दूसरे नंबर पर भाखड़ा बांध है, और सबसे ऊंचे बांध की बात होगी तो वो हो जाएगा हमारा टिहरी बांध। याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? चेनानी नासरी, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग और कामसेट सुरंग। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेनानी नासरी सुरंग। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल के लिए है। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला जाता है, और कई रियासतों को इन्होंने 24 घंटे यानी एक दिन के अंदर मिला दिया था भारत में, इसीलिए इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। पहले होम मिनिस्टर थे कौन? ये अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन भारत में एकता दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल ऊंचाई है 182 मीटर्स, जिसे अगर फीट में बोला जाए तो 597 फीट। याद रहेगा। आगे बढ़े, ये कहां पे है? ये नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। और यहां ये चीज याद रखिए, गुजरात का भी वर्तमान में विजय रूपाणी मुख्यमंत्री है, गांधीनगर जो यहां की राजधानी है, और यहां के गवर्नर हैं हमारे आचार्य देवव्रत। आंसुओं में कौन सा पदार्थ
धुला रहता है। व्हाट सब्सटेंस डिजॉल्व इन टीयर्स? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सामान्य नमक। आंसू में सामान्य नमक यानी NaCl होती है। अगला सवाल, लोहे पर जंग क्यों लगती है? व्हाई डज आयरन रस्ट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप आपने सही आंसर सोच लिया हो। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण जो है लोहे में जंग लगती है। अगला सवाल, इंसुलिन की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? बैंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। क्या हो जाएगा सही जवाब? 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंटिंग ने। बैंटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज करी थी। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल, वनस्पति तेलों को घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बाय व्हाट प्रोसेस आर वेजिटेबल ऑयल्स कन्वर्टेड इनटू घी? उष्मा उपचार द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों द्वारा। क्या हो जाएगा सही जवाब? 14 नंबर का सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रोजनीकरण द्वारा। निकेल जो होता है इसमें काफी अहम भूमिका निभाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय? आपको बताना है जस्ता, स्टील, सीसा और एल्यूमिनियम। कौन सी एक एलॉय है ये आपको बताना है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टील। स्टील जो है ये एक एलॉय है, स्टील इज एन एलॉय। अब यहां पे स्टील के बारे में जान लो। स्टील जो है ना, स्टील के बारे में ये याद रखिएगा कि ये अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। और अगर बात होगी अस्थायी यानी कि टेम्पररी मैग्नेट की, तो टेम्पररी मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे को प्रयोग में लाया जाता है। और अस्थायी की बात होगी तो वहां पे याद रखिएगा कि हमेशा स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल गैस? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, ह्रास गैस और मास गैस। यहाँ पे ह्रास गैस है जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ह्रास गैस है, याद रखिएगा, लाफिंग गैस बोलते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्रास गैस। यानी कि लाफिंग गैस जो होती है ये ईंधन गैस नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन ऑक्साइड्स व्हेन इग्निटेटेड इन ऑक्सीजन? फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम। सोडियम जो है ये बहुत ही प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, और इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। आगे बढ़िए। फैदम क्या है? व्हाट इज फैदम? फैदम एक मछली का नाम, एक पौधे का नाम, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक समुद्री माप है फैदम। याद रखिएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। अगला सवाल, रिक्टर स्केल किसे नापने में प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल इज यूज्ड इन मेजरिंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है रिक्टर स्केल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? हु आर द इन्वेंटर्स ऑफ डायनामाइट? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल और मैडम क्यूरी। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट का आविष्कारक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त की जाती है? फ्रॉम हुम इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज जिप्सम से प्राप्त की जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके लिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। ऑन विच रेज आर द लेटेस्ट रिसर्च फॉर यूज्ड इन मेडिसिन एंड वॉर? एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें। सही जवाब इसके लिए 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेजर किरणों पर हो रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर इन द रडार? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं रडार में, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके लिए, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? सूर्य की रोशनी नीली होती है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। बोले तो स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेज बाई पार्टिकल ऑफ डस्ट इटीसी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, और इसीलिए जब हम आकाश में बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वायुमंडल नहीं है, दैट इज वाई वहां पे आकाश ब्लैक दिखाई पड़ता है हमें। और ये है 25 नंबर, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, अ हाई स्पीड व्हीकल हॉर्न्स सो इट्स पिच। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उतना ही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज
अधिक सुनाई देता है। तो ये तो पार्टिकुलर चीज़ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रैक्टिकली देख सकते हैं। कोई अगर ट्रक आ रही है आगे, आप बाइक चला रहे हो, उसकी आवाज़ से ही रूह कांप जाती है, तो है ना, तो वहीं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल भी आपके लिए वीडियोस आएंगी। अभी के लिए अपना ख्याल रखिए और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।